नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज मैं आपको ईवीएस का अगला सेट करवाऊँगी प्रीवियस ईयर पेपर का, जिसमें भी कुछ नए क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और इस बार भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मिज़ोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन से हैं, यानी कि नेबरिंग स्टेट कौन से हैं मिज़ोरम के। तो अगर आपने मेरी मैप वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, ट्रिक से याद रहेगा आपको, वरना मैं बता देती हूँ। देखिए ऐसे टी शेप में था असम, ठीक है। यहाँ पे उसके मेघालय होता था और जो 2 पैर होते थे, अरुण था ना, अरुण के 2 पैर थे, एक था त्रिपुरा और दूसरा था मिज़ोरम, ठीक। और इधर से मैंने बताया था नामामी, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। तो अब ये है मिज़ोरम, ये था हमारा, मतलब ये पूरा था मिज़ोरम। अब मिज़ोरम किसको टच कर रहा है? त्रिपुरा को टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है मणिपुर को और ऊपर टच कर रहा है असम को, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसके लिए आपको मैप याद होना बहुत ज़रूरी है, ईवीएस में आपके 1-2 नंबर बन सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासी की ग्राम सभा होती है? तो जिसमें एक विशेष सभा में लॉटरी निकाल करके ये चयन किया जाता है कि इस बार खेती कौन करेगा। तो आपको मैंने अपनी नोट्स में बताया भी था कि जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम में झूम खेती जो होती है, जिसको स्लैश एंड बर्न खेती भी बोलते हैं, उसमें लॉटरी से ये निर्णय किया जाता है कि किसको खेती करने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नीचे दिया गया किस देश का भाग है? तो माउंट एवरेस्ट पता है नेपाल का है वो, मतलब माउंट एवरेस्ट चोटी जो है नेपाल में है और इसकी हाइट है 8850 मीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे उत्क्रमित, अब बहुत हिंदी हो जाती है तो उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश देख लिया करें। किसको रिवर्सिबल चेंज होते हैं जो वापस जो चीज़ थी, जैसे ए है, ए से बी बना और बी से फिर ए बन गया, इसी को बोलते हैं उत्क्रमिक चेंज या फिर रिवर्सिबल चेंज। तो इसका आंसर होगा मोम का घोल, क्योंकि मोम का घोल से आप फिर मोम बना लेंगे, वो जब मोम बन जाता है फिर पिघलेगा, रहेगा तो मोम ही ना। तो दूध से पनीर नहीं हो सकता, गाय के गोबर से बायोगैस बनाना ये वापस नहीं जा सकता ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत बनाना ये भी वापस नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं जिस जगह से आई हूँ वह पहाड़ी इलाका है। अब पहली ऑप्शन में देख के एलिमिनेट कर सकते हैं, राजस्थान तो हो नहीं सकता। आगे देखते हैं, यहाँ बहुत बारिश होती है, तो बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, तो असम तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या? हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे आप एलिमिनेट किया करें। और एक और चीज़ मैंने बताया था असम में बाँस के घर बने होते हैं, लेकिन मनाली में पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं। फिर कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ है। कमज़ोर दांत और हड्डियाँ कैल्शियम की कमी से होती हैं, ठीक है। आप यहाँ देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैल्शियम के लिए उपयुक्त हैं। तो इसमें दूध, आप जैसे दूध देखेंगे वहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि दूध में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जैसे दूध हो गया, फल हो गया, पालक हो गया, सब्जी हो गए, ये सारी। बताया गया मधुमक्खी के छत्ते की कौन सी विशेषता होती है? तो मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सी रानी मक्खी होती है? नहीं, मधुमक्खी के छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि नर मक्खियाँ कुछ होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, याद रखिएगा। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस लाती हैं, ये भी सही है। आखिरी है, यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि काम करने वाली ही मक्खियाँ छत्ता और शहद बनाती हैं। नर मक्खी का कोई काम नहीं होता, रानी मक्खी का कोई काम नहीं होता। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। गलत, रस वाले फूलों को खोजने के लिए काम वाली मक्खी सहायता करती हैं। तो BCD आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी में इनमें से कौन सी समानता पाई जाती है? तो देखिएगा, मैंने अपने नोट्स में एक पॉइंट बताया था कि जिनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं वो लोग अंडे देते हैं, ठीक है, और जिनके शरीर पे बाल होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। तो यहाँ से एक तो अंडे देना हो गया। अब यहाँ से और सबको एलिमिनेट करते हैं। सल्क, सबके शरीर पे स्किल्स नहीं पाई जाती हैं, तो ये भी गलत हो गया। जल और भूमि दोनों में रहते हैं, सब के सब ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि जल और भूमि दोनों में रहते हैं। जैसे शहद की मक्खी हो गई या बाज हो गया। जहरीला होना, सारे जहरीले नहीं होते हैं, तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आंसर हो गया C केवल। केचुए के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो ये ज़मीन में छेद बना के रहते हैं और ज़मीन पोली करते हैं, सही बात है। ये मृतक पत्तियों और पौधों को खाते हैं और जो उनका मल होता है यानी कि वेस्ट होता है उससे मृदा उपजाऊ होती है, ये भी सही है। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में बदल देते हैं, हाँ ये भी सही है, यानी कि वो खाद बना देते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो खाद बन जाता है। ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वो फैक्ट्रियों में बने उर्वरकों से महंगी होती है, नहीं ये महंगी क्यों होगी, तो सस्ती होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। रसायनों का छिड़काव केचुओं को प्रभावित नहीं करता, नहीं,
जो रसायन होते हैं, हम लोग जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, वो केंचुओं को बहुत प्रभावित करता है, इसीलिए इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, आंसर हो गया ए, बी और सी होते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है, यानी कि क्यों चाइल्ड सेंटर्ड जो नेचर दिया गया है वो क्यों दिया गया है। गतिविधि आधारित शिक्षा यानी कि एक्टिविटी वाला। मेरे पेडागोजी की 3 वीडियोज़ ही हैं, तीनों वीडियो से आपका पूरा पेडागोजी क्लियर हो जाएगा। तो आप मतलब 25+ तो आना ही आना है। वो जो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा एक बार। गतिविधि आधारित शिक्षा ये भी सही है। रटना सिखाना तो कभी नहीं हो सकता। पाठ पुस्तक आधारित शिक्षा, ये भी मैंने अपने नोट्स में बताया था कि केवल टेक्स्ट बुक ऑप्शन नहीं होता है पढ़ाने का, तो ये भी गलत हो गया। आखिरी हुआ सीखने के लिए स्कूल, घर, समुदाय की भागीदारी। हाँ, दोनों की भागीदारी होना ज़रूरी है, तो आंसर हो गया ए और बी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। नहीं, अच्छा, यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो प्राथमिक स्तर का बच्चा है वो कैसे पर्यावरण की समस्याओं को हल करने में सक्षम बन जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़े लेवल में आ जाता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह, उस लेवल पे तो वो जान ही रहा है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। बच्चे को नए ज्ञान का सृजन करने के संलग्न बनाना, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि नए ज्ञान तो हमको सिखाना ही है। और बच्चे को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में, हाँ, ज्ञान के एक निश्चित निकाय का मतलब ये है कि पर्टिकुलर सिस्टम के जो हमारा सिस्टम है, जैसे सिस्टम में क्या आ जाता है, स्कूल भी है, फैमिली भी है, कम्युनिटी भी है, इस पूरे सिस्टम में वो प्राप्त कर रहा है, जो कि मैंने भी बताया, क्योंकि उसको तो ज्ञान लेना है। तो आंसर ए, सी और डी हो जाएगा। पहला वाला था कि बच्चे को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबंधित, खुद तो सीखना है ही है ना, कि उसके लिए प्रोत्साहित करना है कि वो खुद से सीखे। तो ए, सी और डी आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि आंसर 2। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा तीनों को समेकित करे हुए है। तो हाँ, ये एकदम सही है। इसके लिए आगे 3 देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो 1 to 5th में SST या साइंस की बुक इसलिए नहीं चलती है क्योंकि वो पर्यावरण अध्ययन में ही उनको इंक्लूड कर दिया गया है। इस स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है, इनमें से क्या चुनौती? रटना सिखाना चुनौती नहीं है। सम्मिलित आधारित सीखने का स्तर, ये भी नहीं होगा। अवधारणाओं का विवरण देना, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, ये भी नहीं होगा। बच्चे को अपने ज्ञान का निर्माण करने की अवसर देना, यही तो मेन चैलेंज है, यही तो हमको करवाना है एज ए टीचर। और मैंने कहा था हम लोग टीचर बन चुके हैं, ऐसा सोच करके आप पेपर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? वाद विवाद का प्रावधान, बिल्कुल। अब कोई कॉन्सेप्ट लेने से वाटर वाला, अभी प्रीवियस वाली जो मैंने पेडागोजी बताई थी उसमें भी ऐसा था ना कि वो जल पे वाद विवाद करवाते हैं। तो ये अनुभवात्मक सीखना, यानी कि एक्सपीरियंस से सीख, तो बिल्कुल बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कहानियों से सीखना, कहानियाँ क्यों सीखना ज़रूरी है? क्योंकि कहानियों से बच्चे एक तो इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरी बात वो रिलेट कर लेते हैं, उस व्यक्ति को अपनी जगह रख के देख लेते हैं। तो इसीलिए इन तीनों के द्वारा पढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या में उप विषय कौन सा है, यानी कि सब थीम कौन सी है? तो पहले थीम बताती हूँ मैं। थीम 6 होती है, जिनमें 6 में कौन सा था, मैंने ट्रिक से बताया था। फैमिली एंड फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड के घर गए, खाना खाया, फिर पानी पिया, फिर रुके यानी कि शेल्टर, फिर ट्रैवल किया, और फिर आखिरी में काम किया, यानी कि थिंग्स, या फिर मेक कर देती हूँ मैं। ठीक, ये हो जाएगा ये पूरा 6। अब इसमें से मैंने बताया था कि फूड की सब थीम होती है और फैमिली और फ्रेंड की सब थीम होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फैमिली एंड फ्रेंड की 4 सब थीम होती हैं, जिनमें से एक यहाँ मुझे दिख रही है, पौधे। 4 में कौन कौन सी मैं बता देती हूँ। पहला तो रिलेशनशिप आ जाता है, यानी कि संबंध। दूसरा आ जाता है वर्क एंड प्ले, काम और खेल। तीसरा आ जाता है एनिमल, और चौथा आ जाता है प्लांट। तो यहाँ पे ये प्लांट है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके। हाँ बिल्कुल, जब हम ईवीएस की सामग्री को लाइन बाय लाइन अगर हम उसको आयोजित करेंगे तो एक देखिए प्लान मैनर में हम उनको सिखा सकते हैं। वास्तविक संवाद, अभी संवाद वाला मैंने बताया था कि संवाद के द्वारा बच्चे सीखेंगे। वृत्तांत के द्वारा, यानी कि अगर उससे रिलेटेड जो स्टोरीज़ वगैरह होती हैं उससे सीखेंगे। प्रयोग के द्वारा, प्रयोग से भी सीखेंगे। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन, नहीं मूल्यांकन, जो ये जहाँ भी आंसर दिखे कि हम उनको जज कर रहे हैं तो वो तो गलत हो जाता है। तो ए, बी और सी आंसर हो जाएगा सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस में के संबंध में प्रासंगिकता का क्या मतलब होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं
कॉन्टेक्चुअलाइजिंग, यानी कि जो मैंने बताया भी था कि अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो किसी के रिलेट करके, यानी कि उसको उसके कंटेक्स्ट में सिखाएंगे तो जल्दी सीखेगा। कि अगर किसी इंसान के बारे में बता रहे हैं तो वो सीखेगा कि अच्छा ये गांव से आया हुआ है, फिर भी देखो इतना बन गया। तो यहाँ से इसका मतलब होता है किसी के संदर्भ में, यानी कि ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सिखाना, किसी के कंटेक्स्ट में सिखाना। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रमाणित हो सकते हैं यदि प्रश्नोत्तरी, अब एलिमिनेट करके हम करते हैं इसको, प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाए, गलत, रटना हो जाएगा एक टाइप से। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया, केवल शिक्षक ही क्यों प्रदर्शन करें। अगला हो जाएगा पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल है। यहाँ पे देखिए पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में, इसके अलावा भी तो और संसाधन है, केवल यही थोड़ी ना है कि भोजन सिखाने के लिए। तो क्या बचा, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चा करवाई जाएगी। उससे एक प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था जो मैंने पहला सेट करवाया था, उसमें था कि समुदाय या परिवार के लोगों से चर्चा की जाए, तो ये भोजन पढ़ाने के लिए बेस्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस सीखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा संसाधन है। तो यहाँ देखिए फेसबुक है नहीं, ट्विटर है नहीं, स्कूल पुस्तकालय, केवल पुस्तकालय नहीं, तो क्षेत्र भ्रमण सबसे अच्छा होगा क्योंकि वहाँ पे बच्चे ऑब्जर्व भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और मतलब उनके पास कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं परफॉर्म करने को, जिससे वो अच्छा सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो ये एक बार और रिपीट हुआ, देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि रोल प्ले आयोजित करके, बिल्कुल रोल प्ले का मतलब है कुछ एक्ट वगैरह करवा करके भी तो हम बच्चों को सिखा सकते हैं ना। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित करके, संवाद वाला तो आंसर सही होगा बिल्कुल। क्षेत्र भ्रमण भी सही होगा। निबंध लिखने को कहना नहीं, रटना हो जाएगा एक टाइप का, ठीक है, एक बाउंडेशन टाइप में हो जाएगी। तो ए, बी और सी आंसर हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, ठीक है, कि उसमें जो वास्तविक घटनाएं दी जाती हैं वो क्यों दी जाती हैं। वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, बिल्कुल। बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, ये भी सही है क्योंकि वो रिलेट कर पाता है ना उनकी कहानी से कि अच्छा जैसे सुनीता विलियम्स की कहानी थी तो उन बच्चे रिलेट करेंगे कि देखो वो भी उन्होंने कितनी मेहनत की, पहले पायलट बनी फिर जा कर के वो एस्ट्रोनॉट बन पाई, तो इस तरीके से वो रिलेट करेगा पहले। और अगला पॉइंट है कि वे पहले ही परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। हाँ ये भी सही है, क्योंकि वो जो पहले से हो चुकी हैं वो एक हिसाब से अगर ईवीएस में पढ़ाया जा रहा है तो वो फिर से तो देखने का अवसर पा रहे हैं। शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। अब इन्होंने पूछा था क्यों की, यानी कि क्यों होता है, और यहाँ इन्होंने बताया है कि कर सकते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो बचा गया ए, बी और सी, तीन चीज़। मतलब सीखने के सुधार पर आकलन क्या है, तो सीखने के लिए आकलन है, ठीक है। सीखने का अगर हमको इम्प्रूवमेंट करना है, याद रखिएगा इम्प्रूवमेंट के लिए हम सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, क्योंकि कितना सीखा यही तो पता चलेगा ना फिर उससे। पार्टी आकलन यानी कि पीयर जो असेसमेंट होता है, जब ग्रुप में हम करवाते हैं फिर हम असेस करते हैं, वो कौन से टाइप का आकलन होता है, तो सीखने के रूप में आकलन होता है, ठीक है, वो सीखने के रूप में होता है। तो इसका आंसर यही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है, इतने घंटे में तय करता है। चाल बताइए, तो 504 डिवाइडेड बाई 7, जब हम काटेंगे तो 7 7 जा 49 72। आंसर टिक मत कर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है मीटर पर सेकंड में, तो मैंने बताया भी था कि 72 को किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से इंटू कर देते हैं। 18 से काटा 4, 4 पंचे 20, यानी कि 20 आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई लड़की एक्स पर है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं एक्स पे, उसको वाई पे जाना है, लेकिन पहले वो ओ पे पहुँचेगी। एक्स के ठीक नीचे, तो हम यहाँ रख लेते हैं एक्स को, एक्स के ठीक नीचे, ठीक दक्षिण में 40 मीटर पे, तो दक्षिण में यानी कि ये नीचे हो गया, तो कितने मीटर दूरी पे है, 40 मीटर दूरी पे। कौन है, ओ है यहाँ पे। फिर 30 मीटर पूर्व में, पूर्व किधर होता है भाई, पूर्व इधर होता है, तो कौन है, वाई है। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। हमको ये दूरी पूछी गई है, ये 30 था, ये दूरी पूछी गई है, तो मैं एक बार फिर भी डायग्राम बनाती हूँ। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, 40
और ये हो गया 30। यहाँ बैठा है y और यहाँ हमको ये निकालना है। तो अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये 50 आएगा। नहीं पढ़ा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ये 50 आ जाएगा, लेकिन अब इन्होंने 50 तो हमको 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं। अब यहाँ पूछा है y के सापेक्ष x की दिशा, यानी कि जहाँ मैंने बताया था सापेक्ष पूछा जाए उसको स्थिर करिए, उसको रोक दीजिए और दूसरे की दिशा पूछिए, यानी कि ये हो गई। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? तो ये डायरेक्शन हमारी होती है, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है स्लॉथ के बारे में क्या सही होता है। तो स्लॉथ के बारे में मैं बताती हूँ लाइन बाय लाइन। ये भालू जैसा दिखता है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, ये 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं, अपने जीवन काल में 8 वृक्ष पे रहते हैं। 7 से 8 होता है, लेकिन इन्होंने 8 ऑप्शन मुझे दिख रहा है। अब यहाँ एक और रीज़न है, उल्टे लटक के सोते हैं। तो यहाँ देखते हैं कौन सा सही है, यही सही हो जाएगा। 40 वर्ष जीते हैं, 8 वर्ष बच्चों पर घूमने की तकलीफ़ करते हैं, क्योंकि तकलीफ़ ही हुआ, और जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ की पत्ती खाते हैं।